Hello ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. This is me मोहम्मद हमजा मोहम्मद and you are watching program हमारी सेहत, our health. सेहत है तो सब कुछ है, सेहत से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है. हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं. हमारा टॉपिक चल रहा था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. ये उसकी कंटिन्यूटी ही है क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बात की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर बात की. अब हम डाइट के ऊपर फर्दर बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ कौन मौजूद है. हमने पिछले एपिसोड में भी उनसे बात की. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीमा आरिफ, फैमिली फिजिशियन है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं. शी इज़ करंटली वर्किंग एज लेक्चरर एट अपना GSMU. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सलीमा आरिफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, कुछ फूड खाने से हमारा जो पेट है वो ज़्यादा भर जाता है और कुछ फूड ज़्यादा खाने से भी पेट नहीं भर रहा होता. इसकी क्या मिथ है? कुछ चीज़ें होती हैं जो जिसमें जो है वो फॉर एग्जांपल जिसमें बल्क ज़्यादा होगा, जैसे फाइबर्स आपके होते हैं सब्जियों में, फ्रूट्स में. ये अगर आप जो है वो खाएंगे तो इससे आपका जो है वो पेट भरेगा, ठीक है. लेकिन आप अगर सेम कैलोरिक वैल्यू की जो है वो फॉर एग्जांपल आइसक्रीम खा लेंगे तो उसमें कैलोरिक वैल्यू तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी लेकिन पेट नहीं भरेगा. तो और दूसरी भी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल आपने कीटो डाइट की बात करी थी, तो कीटो डाइट में जो है ना बहुत ज़्यादा हाई फैट डाइट दी जाती है ताकि आपकी जो है ना सैटिस्फाई फुल हो जाए और आप कार्ब्स ना लें. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें फाइबर्स भी रोल प्ले करते हैं और उसमें ये भी रोल प्ले करता है कि आप क्या. आपने फैट की बात की. फैट का नाम सुन के आ रहा है कि अगर हमने किसी खाने में फैट है और वो खा लिया तो हम मोटे हो जाएंगे. क्या ये सही है? क्या हर फैट मोटापा कर देता है? सो फैट इन जनरली कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा. अगर कोई मैल नरिश्ड है तो उसके लिए डेफिनेटली फ़ैट अच्छी चीज़ होगी. अच्छा. या अगर जो है वो कुछ लोग फ़ैट लेते हैं और वो समझते हैं कि उनका वज़न कम हो जाएगा. दैट हैपन्स इन कीटो डाइट कि जब वो फ़ैट लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं और कोई कार्ब नहीं लेते हैं, सो उनका बॉडी जो है ना वो कीटोजेनिक स्टेट में चली जाती है और वो फ़ैट बर्न करना शुरू हो जाती है. ठीक है. बट इन जनरली फ़ैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया. ठीक है, मतलब जिस खाने में फैट है हमें कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इस तरह हम कह सकते हैं लोगों को. ठीक है. अच्छा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग कि भाई 16 घंटे के बाद एक मील लें और फिर 8 घंटे के बाद एक मील लें, फिर इसी तरह साइकिल कंटिन्यू. तो ये चीज़ कितना वर्थ इट है? तो आप सोचें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बेनिफिट्स हैं क्योंकि जब आप फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना आपका जो पड़ा हुआ फैट होती है उसको मेटाबोलाइज करती है. अदरवाइज हमारा कार्ब्स चल रहे होते हैं हमारी बॉडी में और उस पर वो बॉडी चल रही होती है. सो फास्टिंग हमें वो टाइम देती है कि जब हमारे कार्ब्स यूटिलाइज हो जाएं और हमारे बॉडी के अंदर. प्योर फास्टिंग मतलब है इसका, यानी पानी वानी पी सकते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, कैलोरीज नहीं ले सकते. अच्छा, तो पानी में कैलोरीज नहीं होती? पानी में कैलोरीज. ओके. अच्छा, आपने कहा पानी जो है हम पी सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में. तो पानी कितना पीना चाहिए वैसे नॉर्मली एक इंसान को? दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर पीना चाहिए. 2 से 3 लीटर. अब हम इसको कैसे मैनेज करें? हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम तो बिजी हैं पढ़ाई में, जॉब्स में. इसमें क्या करें? तो आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारी बार आप पानी इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि आपके पास सामने नहीं होता पानी ना. आपके पास जो चॉइस सामने होती है और बहुत बार आपको भूख भी इसलिए लगती है कि एक्चुअली वो आपको प्यास लग रही होती है. मतलब जैसे मेरे सामने भी चाय है तो इसलिए मैं बार बार पी रहा हूँ. पानी अगर होगा अगर आपके पास पानी होगा तो आप पानी पियेंगे. तो आपका अगर एक्सेस है पानी का तो आप पानी ज़्यादा पियेंगे और जो है वो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे. तो आई थिंक आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने साथ पानी रखें. कोई ऐसे साइन या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि नहीं मैं पानी कम पी रहा हूँ? आपका बहुत सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता है. सबसे पहले तो आपको आपके पेशाब से पता चल जाता है कि आप पानी कम पी रहे हैं. अगर पेशाब पीला आ रहा है, ठीक है, पेशाब में जलन हो रही है, ठीक है, बहुत सारा तो ये तो शुरू के साइंस होते हैं कि जब आपको पता चल जाता है कि जो है आप पानी कम पी रहे हैं क्योंकि आपको जो है वो पेशाब के इन्फेक्शन हो रहे हैं, पेशाब कॉन्सेंट्रेट हो रही है. उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाए तो सर में दर्द. आपको बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, वो एक्चुअली आपको प्यास लग रही होती है क्योंकि आप डिहाइड्रेटेड होते हैं और आपकी बॉडी कह रही होती है कि आपको कुछ चाहिए. सो आप ज़्यादातर उस टाइम पे मीठे की तरफ जाते हैं और आप कुछ मीठा खाना खा लेते हैं. हालांकि शायद अगर आप उस टाइम पे पानी पी लें तो आपकी जो है ना वो तलब जो है वो दूर हो जाएगी. वो एक्चुअली पानी की तलब होती है.
तो हम उसको अवॉइड करने के लिए, पानी का माइंड में होता नहीं So, हम मीठा खा लेते हाँ, हैं। हम पानी हमारे माइंड में नहीं होता और हमारे सामने जो पड़ा होता है, हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है और हमें कुछ खाना चाहिए, तो जो है वो हम खाना खा लेते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं, या फिर बड़े बूढ़े भी मैंने सुना है कहते हैं पानी ज़्यादा पियो स्किन अच्छी हो जाएगी। इज इट रिलेशन विद स्किन? इट इज क्योंकि आपका जो है जो पसीना आता है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी तो निकालता है ना, अच्छा, तो इसलिए भी आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। मतलब ठीक है, स्वेटिंग तो अच्छी बात है, स्वेटिंग तो exercise अच्छी बात है और एक्सरसाइज से भी स्किन अच्छी होती है, एक्सरसाइज से भी ग्लो आता है, क्योंकि आपकी जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो ग्लो तो उसी से ही आता है ना। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एक्सरसाइज, वैसे तो मेरे सारे सवाल ही चल रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज अगर हम ना करें और सिर्फ अपनी डाइट पर मेंटेन, डाइट को अगर हेल्दी रख लें, तो ये ज़्यादा अच्छा है? एक्सरसाइज करना इज नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्या ये सही बात है? मैंने जैसे अभी मैंने कहा कि दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अगर तो वज़न कम करें तो डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सही। क्योंकि अगर जो मोटापा होता है वो तभी होता है जब आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं और आपका जो है ना वो आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। ठीक है, सो डाइट प्ले अ मेजर रोल। एक्सरसाइज के अभी अपने बेनिफिट्स हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपके एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों के रिस्क, आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जैसे मैंने कहा वो कम करता है, आपको हैप्पी और हेल्दी रखता है। सो आई वुडंट से कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जो मैंने आपको कहा कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जो करनी चाहिए वो मिनिमम है। अच्छा, एक अच्छा जिंदगी गुजारने के लिए। सही। तो अगर कुछ लोग जंक फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर ये भी सही उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स होंगे, जंक फूड के नुकसान भी होंगे। हाँ, तो मतलब डाइट प्लस एक्सरसाइज इज इक्वल टू हेल्दी लाइफ, इज इक्वल टू हेल्थी एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप जंक खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के तो बेनिफिट्स होंगे आपको, लेकिन जंक के नुकसान भी होंगे। इसी तरह अगर जो है वो आप जो है वो डाइट मेंटेन करें लेकिन एक्सरसाइज नहीं करें, तो आपको डाइट मेंटेनेंस के तो फायदे होंगे, लेकिन एक्सरसाइज जो आप नहीं करें उसके नुकसान भी होंगे। अच्छा, कस्टमाइज डाइट प्लान भी बनते हैं कि आप किसी के पास जाके हम कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट प्लान को मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, ये डेफिनेटली ये आइडियल सिचुएशन है। कस्टमाइज डाइट प्लान जो है वो इज़ नॉट अ बैड आइडिया अगर आपका एक्सेस है उस पर, कि आप क्योंकि जो आपका कस्टमाइज डाइट प्लान बनाएगा वो न्यूट्रिशनिस्ट होगा, वो आपका BMI देखेगा, वो देखेगा आपकी कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है और वो बताएगा कि इस चीज़ में इतनी कैलोरीज है तो आपको ये लेनी चाहिए। बट आप ये डेफिनेटली हर एक को नहीं कह सकते, बिकॉज इट हैज़ अ कॉस्ट। यस, ठीक है, तो या बट इफ एनीवन कैन डू इट, इट इज़ अ गुड आइडिया। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन उनको कहते हैं ना आम ज़बान में लग नहीं रहा उसको ना, ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीज़न? अच्छा, बहुत ज़्यादा खाना एक तो हर एक का जो है वो मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो शायद वो ज़्यादा खाना खाए लेकिन उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है और शायद उसको इतना ना लगे। लेकिन यूजुअली ऐसा भी होता है कि ये मिथ होता है कि आप उनको देख ज़्यादा रहे होते हैं खाना खाते वक्त, और या वो टाइम ज़्यादा ले रहे होते हैं खाना खाने में, लेकिन शायद वो इतना ज़्यादा नहीं खाते। सो एक चीज़ होती है माइंडफुल ईटिंग। कुछ लोग जो है ना एक प्लेट को 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। सही। कुछ लोग वही एक प्लेट जो है ना वो आधे घंटे में 1 घंटे में ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत स्लो खाते हैं। तो आपको लगता है कि वो खाना जो है वो बहुत खा रहे हैं, लेकिन वो स्लो खाते हैं, वो चबा कर, और अगर आप माइंडफुली खाते हैं तो आपका पेट भी भर जाता है। सो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप पहले खाने को देखें, इसलिए जो बड़े बूढ़े कहते थे कि आप बैठ कर खाएं, ताकि आपका माइंड उसको रजिस्टर करे कि जी हमने खाना खा लिया। अच्छा, फिर आपकी बात से लग रहा है कि फिर वो जो मोबाइल जो यूज़ करते हैं खाना खाते हुए, टीवी देख रहे होते हैं, तो फिर इसका भी इसी वजह से रीज़न है? हाँ, उससे होता ये है कि जैसे आपके बड़े बूढ़े कहते थे कि आप जब खाना खाएं तो बैठकर खाएं। जैसे आपने देखा होगा अम्मी अब्बू अक्सर डांट रहे होते हैं कि जी इधर उधर क्यों खा रहे हो, ऐसे क्यों खा रहे हो, बैठकर खाओ। सो उसका फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप खाना बैठकर खाते हैं, प्लेट में निकालते हैं, तो आप अपने माइंड में रजिस्टर करते हैं कि मैंने खाना खा लिया। लेकिन आप जब चलते फिरते बिस्किट खाते हैं तो वो आपने अपने माइंड में रजिस्टर नहीं किया होता है और आपको लगता है कि मैंने तो ये खाया ही नहीं है। इसी तरह इसीलिए जब हमने कैलोरी कैलकुलेशन की बात की थी
तो उससे भी ये होता है कि आप जब अपना एक एक चीज़ की कैलोरी काउंट करते हैं तो आप माइंडफुल हो जाते हैं कि जी मैंने, अटेंटिव होते हैं आप कह रही हैं। हाँ अच्छा। आप अटेंटिव होते हैं कि मैं खा रहा हूँ और मैं क्या खा रहा हूँ। और आप अगर आप ऐसे ही चलते फिरते देखते रहते खाएंगे और अपने माइंड में रजिस्टर नहीं करेंगे कि जी मैंने ये खा लिया, तो आपको दोबारा भूख लगेगी और आपका माइंड कहेगा शायद मैंने नहीं खाया। अच्छा, आपने वो स्मार्ट वॉच की बात की तो उसमें स्टेप्स आपने बात की, स्टेप्स कितने नॉर्मल रिकमेंडेड है? सो रिकमेंडेड 10,000 स्टेप्स जो है ना आपको करने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली डिफर करता है, जैसे हमने कहा कि कैलोरीज भी डिफर करती हैं अकॉर्डिंग टू योर वेट हाइट, बट रिकमेंडेड है कि आपके 10,000 स्टेप्स एक दिन, मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट हम रखें तो 10,000 हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी हमने बात की थोड़ी देर पहले, पोर्शन डाइट क्या होती है? कि आपने जो है ना पोर्शन कंट्रोल करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका दिल चाहता है कुछ खाने का, ठीक है, तो आप ऐसे सोचें कि पहले निवाले का भी एक जैसा जायका होगा और आखिरी निवाले का भी एक जायका होगा, तो पहले के हम 3 निवाले ले लेते हैं और बाकी ज़्यादा हम नहीं खाते, तो इस तरह होगा ये कि हमारी कैलोरीज भी कम जाएंगी और हमें मज़ा भी आएगा हर चीज़ का। मतलब भूख से कम खाने को पोर्शन डाइट कह सकते हैं। आप पोर्शन कंट्रोल कहते हैं इसको। अच्छा। कि आप जो है वो खाना सब कुछ खाते हैं लेकिन उसका पोर्शन कम कर लेते हैं। अगर आप पहले जो है वो 2 रोटियां खाते थे तो आप 1 रोटी कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर आप 1 रोटी खाते थे तो आधी इसका रोटी बेनिफिट होता है? पोर्शन कंट्रोल से आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपका वजन आपका वजन बढ़ रहा था और आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम थी, जबकि आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे थे, तो पोर्शन कम करने से आपकी कैलोरीज भी कम हो जाएंगी। मतलब अगर एज एन ऑडियंस मैं चाहता हूँ मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर मैं पोर्शन कंट्रोल डाइट पे जाता हूँ तो भी कोई मसला नहीं है। हाँ, और ये पोर्शन कंट्रोल बेसिकली बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि आप ये लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, या क्योंकि कोई भी चीज़ का फ़ायदा आपको तभी हो सकता है जब आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना लें। सो पोर्शन कंट्रोल को आप अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं, क्योंकि जब आप कम खाएंगे तो आपको थोड़े अरसे बाद भूख भी कम लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब लाइफस्टाइल आपने बोला, अगर आप पूरी ज़िंदगी उसको लेके चलें तो एक्सरसाइज तो हम नहीं कर पाते पूरी ज़िंदगी, हम थोड़े दिनों करते हैं फिर भूल जाते हैं। हम अगर कोशिश करें, हम अपना रूटीन इस तरह बना लें, जैसे आप कह रहे हैं कि हम एक्सरसाइज पर जा रहे हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ जाएं, उसको एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपको उनको कोई ना कोई एक्टिविटी करानी है तो आप उनको पार्क लेके चले जाओ, खुद भी एक्सरसाइज कर लें। हाँ, वो एंजॉय कर लेंगे, वो एंजॉय कर लेंगे और आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस तरह, हाँ इस तरह, और या आप जो है वो लाइफस्टाइल का हिस्सा इस तरह भी बना सकते हैं कि आपकी दोस्तों की गेट टुगेदर, आपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, तो फॉर एग्जांपल कोई लोग आपके मोहल्ले में रहते हैं या मोहल्ले में नहीं भी रहते हैं, तो कोई दोस्त हैं तो आप साइकिलिंग पे चले जाएं, आप पार्क में वॉक कर लें, बातें शातें भी कर लें। अच्छा। तो आप इस तरह छोटी छोटी जब चेंजेस करने का सोचते हैं, मतलब बेबी स्टेप्स लेंगे तो उससे बेनिफिट होगा, और वो भी लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता किया और आपने बोला। कुछ लोग पहले दिन जाते हैं जिम, अच्छा मैंने देखा है खुद, जिम गए पहले दिन बहुत 1 घंटा 2 घंटा और स्नैप्स बना रहे हैं, स्नैपचैट डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं कि मैं आज जिम आया हूँ, लेकिन फिर उनकी रूटीन ब्रेक हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप उसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कोई भी काम करें आप ऐसा करें जिसको आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक महंगे ऐसे जिम की मेंबरशिप ले ली, लेकिन आप उस मेंबरशिप को लॉन्ग टर्म तो नहीं पे कर सकते, तो आप कोई ऐसा काम करें जिसको आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। सही, ठीक है। एक्सरसाइज की बात की, डाइट की बात की, इसके अलावा कोई चीज़ है जो हम लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकें अपनी हेल्थ के लिए? आप जो है वो हेल्दी लोगों, आप जब खुद हेल्दी होंगे तो आपके दोस्त भी हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। हाँ। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी एक्टिविटीज़ ही हेल्दी रखना शुरू कर दी हैं, तो आई थिंक ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा। कि जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ ये नहीं है कि जी हम मिल रहे हैं तो हम खाने पे मिल रहे हैं, बल्कि हम साइकिलिंग पे मिल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के दोस्तों से या फिर ऐसे लोग जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं उनसे आपकी दोस्ती हो। जब आप एक स्टार्ट करते हैं, एक खुद स्टेप लेते हैं, तो खुद ही लोग आपको आकर ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। खुद को चेंज करने से फायदा होता है, मतलब सही, ठीक है। अच्छा, स्लीप, सोने का कोई एक्सरसाइज से या लाइफस्टाइल से कोई ताल्लुक है? सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 घंटे की। सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। आपको जो है वो 10 घंटे से ज़्यादा
भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन 6 से 8 घंटे की तो नींद ज़रूरी है। आप और जब आपकी नींद पूरी हुई भी होती है तो आपको भूख भी कम लगती है, क्योंकि जब आपका जिस्म थका हुआ होता है तो वो कहता है अब मुझे एनर्जी चाहिए। वो एक्चुअली एनर्जी आपके अंदर इसलिए नहीं होती क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती। तो आप समझते हैं कि शायद मैं खाना खाऊंगा तो वो एनर्जी आ जाएगी, तो फिर आप ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। तो अगर आपकी नींद पूरी हुई है तो आपको भूख भी कम लगती है। अच्छा, कितना सोना चाहिए एक बंदे को नॉर्मली? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे। तो ये कुछ लोग सुबह सोते हैं और दोपहर में उठते हैं, तो ये क्या सही है? देखिए हमारी बॉडी जो चलती है ना वो एक हमारे अंदर केमिकल होता है मेलाटोनिन। अच्छा। सो मेलाटोनिन जो है वो हमारा उसका रिलीज जो है ना वो सनलाइट से रिलेटेड होता है। सही। ठीक है। तो वो जो है जब लाइट नहीं होती रात में रिलीज होता है, तो फिर हमें नींद आती है। और सुबह में जब सूरज आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम नेचुरल साइकिल पर ही रहें तो हमें नींद भी एक तो आएगी, हमारी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की इस तरह की जॉब्स होना शुरू हो गई हैं आजकल के। वो नींद नहीं आती, फिर रात को नींद नहीं आती तो उसके लिए बहुत सारी तरीके होते हैं कि आप जो है ना अपने आप को डिसिप्लिन करें, स्लीप डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। अच्छा। आप जिस कमरे में सो रहे हैं उसको खाली सोने के लिए रखें। ठीक है। उसमें आप जो है वो टीवी ना देखें, उसमें आप पढ़ाई ना करें, उसमें आप काम ना करें, ताकि आप उस कमरे को नींद से एसोसिएट करें। अच्छा, आपका माइंड बिल्कुल उस तरह। हाँ। उसके अलावा जो है वो आपकी रोशनी नहीं हो जब आप जिस कमरे में आप सो रहे हैं। ठीक है। ताकि आपकी रोशनी होगी तो आपको नींद सही से नहीं आएगी। ठीक है। शोर नहीं हो उस कमरे में, खामोशी हो। अगर जो शोर आ रहा है तो वाइट नॉइज़ आप लगा सकते हैं कोई सी भी। कुछ लोग पंखा चला के सोते हैं और सर्दियों में पँखा चला के सोते हैं। वो कहते हैं हमें बगैर पंखे के नींद नहीं आती है। तो बेसिकली वो चाह रहे होते हैं वो वाइट नॉइज़ पंखे की। बहुत सारे बच्चों को वाइट नॉइज़ लगा के सुलाया जाता है ताकि उनको वो उस वॉइस पर कॉन्सेंट्रेट करें और दूसरी नॉइज़ ना आए उनको। ये रीज़न है। अच्छा, नैप कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग रात को 6 घंटा सोए और दोपहर में 2 घंटा सोए, तो क्या ये भी करना ठीक होगा या नहीं? मेरे ख्याल में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस अनटिल आप रात को सो रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपकी एक टाइम पर लंबे अरसे की आपका स्लीप साइकिल ही 4 घंटे का होता है, तो 4 घंटे से कम आप सो रहे हैं तो आपकी एक स्लीप साइकिल पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, तो अगर 4 से मतलब 6 घंटे अगर सो रहे तो इज इट गुड? मतलब ये 6 घंटा सोना चाहिए? 6 से 8 घंटे कम से कम आपकी नींद होनी चाहिए, कम से कम तो 6। अच्छा, लोग टेंशन ले रहे होते हैं तो भी उनको नींद नहीं आती, तो टेंशन का बॉडी पर कोई इम्पैक्ट होता है टेंशन स्ट्रेस से? स्ट्रेस का बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी तरीके से इम्पैक्ट होता है। स्ट्रेस में ना सिर्फ आप ज़्यादा खाते हैं, जो है वो आपका जो है वो और भी बॉडी सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेस से दर्द होना शुरू हो जाता है, तेज़ाबियत स्ट्रेस से होना शुरू हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अगर किसी को कोई स्ट्रेस है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस को कम करने के तरीके होते हैं और उसमें हम वही एक्सरसाइज की बात करेंगे कि एक्सरसाइज से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है, स्पेशली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, इवन कार्डियो से भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है। और फिर एक बात लोगों को ये भी सोचनी चाहिए मेरे ख्याल से कि एंड में सब ठीक ही हो जाता है। फॉर द टाइम बिंग चीज़ें ऊपर नीचे लाइफ में होती हैं। अच्छा, कुछ ऑडियंस के सवालात है, अगर आपकी इजाज़त हो। वैसे ही सारे ऑडियंस के ही थे, लेकिन एक स्पेसिफिक हमारा सेगमेंट है तो उसको हम ले लेते हैं। अच्छा, एक मिथ है या क्या है कि एक्सरसाइज शुड बी ऑलवेज पेनफुल? वो जिम में भी लिखा होता है नो पेन नो गेन। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज से होता ये है कि आपका जो है ना मसल थोड़ा सा जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। शुरू में थोड़ा बहुत दर्द होना तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आपको बर्दाश्त नहीं हो। और अगर बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो होगा कि आप अगले दिन आएंगे नहीं। तो एटलीस्ट आप इतना दर्द लें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। यही रीज़न है फिर लोग पहले दिन जाते हैं 2 घंटे एक्सरसाइज करके नहीं जाते। तो आप एक लिमिट तक दर्द लें और फिर उसके लिए ये करते हैं कि बहुत सारे आपने देखा हो कि लोग सारे जिस्म की एक साथ नहीं करते। पहले अपर बॉडी करते हैं एक दिन, तो सही अपर बॉडी में दर्द हो रहा है तो अगले दिन लोअर बॉडी कर लेंगे ताकि उसमें दर्द नहीं है। तो इसलिए ये जो और ये हमें कौन बताएगा कि हमें अपर बॉडी करनी है? फिर ये ट्रेनर हम हायर कर लें?
अगर आपके पास ट्रेनर है तो वो बता सकता है, या तो हम्म। आपने इतनी ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको पता है कि अब मैं ये कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि अगर आप फुल बॉडी कर रहे हैं, ठीक है, अपर बॉडी लोअर बॉडी तो हम उस वक्त जाते हैं ना जब हमने आपकी मसल्स बिल्ड करनी होती हैं। मसल्स टोन करने में तो आपको दर्द लेने की भी ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप मसल टोन कर रहे हैं। अच्छा, रनिंग विल डिस्ट्रॉय योर नीज, अगर भाग रहे हैं तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, घुटने डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इज इट? एक हद तक रॉन्ग भी नहीं है, ठीक है। आप जब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भागे नहीं, वॉक करें। जो दूसरी जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है उनके लिए जो दूसरी एक्सरसाइजेज होती हैं वो स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, जिससे आपके नीज पर प्रेशर नहीं पड़ता। वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती है उन लोगों के लिए? साइकिलिंग और स्विमिंग इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आप उसमें आपको जो है वो अपनी नीज पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनका नीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम जिनको होती है तो उनके लिए रनिंग बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। तो ये हम बट दे स्टिल कैन डू वॉक, दे कैन स्टिल वॉक। अच्छा, भागे ना, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। अच्छा, वेट लिफ्टिंग से पहले वार्म अप करना चाहिए, ये क्या है? उससे होता ये कि आपकी बॉडी थोड़ी सी जो है वो स्टिफ नहीं होती। वार्म अप पहले भी करना चाहिए और स्ट्रेचिंग बाद में भी करनी चाहिए। उससे आपको जो आपने दर्द की बात करी ना, वो दर्द आपको कम होता है। ठीक है, वार्म अप करने से आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो आप कर सकते हैं उसको। सही। ठीक है, रादर देन कि वो बिल्कुल स्टिफ हो और उसके आसान बाद अल्फाज में इसको ऐसे समझा दूं कि मसल्स खुल जाते हैं और बड़ा अच्छा, तो वो स्टिफ नहीं होता है। ईटिंग हेल्दी इज एक्सपेंसिव, यानी अगर आप उस अभी हमने डाइट की इतनी सारी बात की, आपने कहा ये आपकी प्लेट है उसमें ये वाला पोर्शन वेजिटेबल्स का होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें महंगी हैं, लोग कहते हैं। महंगी होंगी जब अगर तो आपने कोई स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान फॉलो करना पड़ रहा है आपको, तो आपको एक एक मील का डेफिनेटली पैसे देने होंगे। लेकिन अगर आप कम खा रहे हैं तो वो किस तरह महंगा हो सकता है? कम खाना तो और सस्ता होगा। कम खाना तो सस्ता है। इसी तरह सब्जियां खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि कार्ब्स और जो आपका जो प्रोटीन है उसका 1/4 हिस्सा करें। तो अगर तो आप इस तरह की डाइट पर जाएं जिसमें आपने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है, तो वो शायद महंगा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ईटिंग हेल्दी इज़ नॉट एक्सपेंसिव एज लॉन्ग एज आप जो है वो कम खा रहे हैं और अपना वो करें और स्पेशलाइज्ड डाइट पर नहीं जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड प्लान नहीं ले रहे, तो देन इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव। अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बेटर देन केन फ्रूट्स जो डब्बों में मिलते हैं, तो वो बेहतर है या फ्रेश ज़्यादा बेहतर है? फ्रेश बेहतर है, इट्स वेरी मच ट्रू, क्योंकि केन में आपको एज अ प्रेजर्वेटिव या तो शुगर डालना होता है या सॉल्ट डालना होता है, विच इज़ नॉट हेल्दी। अच्छा, डायबिटीज़ के पेशेंट फ्रूट्स नहीं खा सकते क्या? क्योंकि उसमें शुगर होता है। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते फ्रूट? सो हम फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स रिफाइंड शुगर्स जो होती हैं, जो हम कहते हैं कि फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड जो कर देती हैं, वो उनके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो फिर इंसुलिन स्पाइक कर देती है। और ये रिफाइंड शुगर किन में होती है? रिफाइंड शुगर आपके जूसेस में होती है, ठीक है, मिठाइयों में होती है, जो भी चीज़ें मीठी होती हैं वो रिफाइंड शुगर है ना। तो चीनी जिसमें भी चल रही है वो रिफाइंड शुगर है। और कुछ शुगर ऐसी होती है जो थोड़ी देर बाद रिलीज होती है, जो कि आपके जो है वो सीरियल्स वगैरह में होती है, ठीक है। सो वो थोड़ी देर बाद एनर्जी देती है, तो वो बेहतर है। लेकिन हमें डायबिटिक के पेशेंट में शुगर की स्पाइक्स नहीं चाहिए। तो फिर फ्रूट्स भी हमें इसलिए अवॉइड करने चाहिए? फ्रूट्स लिमिट करने चाहिए। अच्छा, कोई मेडिकेशन वगैरह भी आती है जो वेट लॉस के लिए हेल्प करती हैं, तो ये पूछने के इसका कोई रोल है? कुछ मेडिकेशन है जो कि हकीमी मेडिकेशन होती हैं, ठीक है, हमें नहीं पता उसमें क्या है, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं मेडिकेशन, उसमें 2-3 मेडिकेशंस होती हैं। इसमें एक SGLT2 एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें ओज़ेम्पिक वगैरह होती हैं। हम खुद जाके ले सकते हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर और एक एक्ज़ैनेटाइड होती है, ठीक है। ये रेकमेंडेड होती हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा BMI है, अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तब ये मेडिकेशंस रिकमेंडेड होती हैं। लेकिन आपका डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा वो मतलब ये अगर दवाई लेनी है तो डॉक्टर की लेकिन अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो फिर हम ले लें, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर अगर आपको कह रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो जानते हैं कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है,
फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और आपका वेट रिडक्शन से फ़ायदा होगा, आपका नीज में प्रॉब्लम है, आप वॉक भी नहीं कर सकते हैं, तो देन डॉक्टर्स जो है वो आपको इस तरह की मेडिकेशन दे देते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के पूछे बगैर ये आप स्टेप मत लीजिएगा दवाइयों वाला। अच्छा, कुछ लोगों का देखा गया है कि सर्दियों में उनको खाने का ज़्यादा दिल चाहता है, वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, गर्मियों में नहीं खा पाते, कम खाते हैं, इसका क्या? तो सर्दियों में होता ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो है ना हीट जनरेट होती है उसको मेटाबलाइज करने के लिए भी। तो सर्दियों में हमें जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो हमें हीट की ज़रूरत होती है, तो शायद हमारा माइंड हमें कहता है कि जो है वो हमें हीट चाहिए तो वो खाने से आएगी। और तो ऐसा होता है? नहीं, ऐसा जो है वो आपको ऑब्वियसली कैलोरीज इज हीट, ठीक है, तो अगर आपके पास कैलोरीज आएंगी तो आपके पास हीट आएगी। अच्छा, ठीक है। और गर्मियों में जो है वो कुछ लोगों को गर्मियों में भी भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि बेसिकली उनको प्यास लग रही होती है, और कुछ लोगों को गर्मियों में खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो यही होता है कि उनका माइंड कहता है कि जी अगर फूड खाएंगे, खाना खाएंगे, स्पेशली आपको गोश्त खाने का दिल नहीं चाहता क्योंकि गोश्त से गर्मी प्रोड्यूस होती है। तो जब जो है वो गर्मी प्रोड्यूस होगी तो उनको और बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए हमारा माइंड अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया है कि जो चीज़ जो है ना हमें चाहिए होती है ना, हमें खुद ही उसकी क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये आपकी बात से थोड़ा मैं एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, क्या वाटर इनटेक जो आपने कहा 2 से 3 लीटर पीना चाहिए पानी, तो क्या सर्दियों में ज़्यादा पीना चाहिए और गर्मियों में कम पीना चाहिए, या गर्मियों में ज़्यादा है सर्दियों में इस तरह? गर्मियों में क्योंकि आपका जो है ना इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मियों में आपको कदरे ज़्यादा पीना चाहिए। सर्दियों में आपकी इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो जो है वो सर्दियों में आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती जो गर्मियों में होती है। मतलब बॉडी से फ्लूइड निकल नहीं रहा, तो अच्छा, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सो मच आपका आने का। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी क्योंकि जो है वो हेल्दी रहें, अपनी जो है वो हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह करें जो हेल्दी हों। अगर किसी से मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि पार्क में मिलें। किसी को फोर्स ना करें कि जो है वो खाने की उसकी प्लेट में खाना नहीं डालें। ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन इट्स नॉट हेल्दी। तो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें और हेल्दी हैबिट्स को इख्तियार करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी एक नए डॉक्टर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।